मिश्रा होंगे। अमरीश मिश्रा इसलिए ज़रूरी हैं इस पर बातचीत करने के लिए क्योंकि इजराइल पर उनकी रिसर्च है, ईरान पर रिसर्च है, अमेरिका पे रिसर्च है, स्ट्रेटजिक अफेयर्स को जानते हैं, खासकर जियो पॉलिटिक्स का जो मिडिल ईस्ट का मसला है, मध्य एशिया, उसमें वाकई उनकी गजब की जानकारी है। अमरीश जी, भाई मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका चारों तरफ से ईरान की घेराबंदी कर रहा है। उनका जो सबसे खौफनाक जहाजी बेड़ा है यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो इस वक्त धीरे धीरे आप कह सकते हैं पर्शियन गल्फ की तरफ बढ़ रहा है, ईरान के समंदर के करीब पहुंच रहा है। उधर मैं देख रहा हूं कि यूरोप में जो एयर बेस थे यूएस के, वहां पर जो फाइटर जेट्स थे उनको जॉर्डन लाया जा रहा है, साइप्रस लाया जा रहा है, ईरान के और करीब लाया जा रहा है। तो एक तरफ तो घेराबंदी है, एक तरफ ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई मैं दुनिया के नक्शे से ईरान को मिटा दूंगा, और आज वो कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब ये गुफ्तगू भी है और तलवारें भी खींची हुई हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे, ये जो कंफ्यूजन है, ये जो दुविधा है ट्रम्प को, ये ईरान को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है सर? सबसे पहली बात दीपक जी, यहां पर असेसमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। अमेरिका और इजराइल एसेस नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह मतलब है आप कि कह रहे हैं कि ईरान को एसेस नहीं कर पा रहे, तोल मोल नहीं कर पा रहे? भी तोलमोल नहीं कर पा रहे। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि अभी ग्राउंड की रियलिटी क्या है। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह, जो 28 दिसंबर से 16-17 जनवरी तक जो सो कॉल्ड प्रोटेस्ट चले, जो ईरान कह रहा है कि वो आतंकवादी गतिविधियां थी, उसके आंकड़े भी जारी किए, उस दौरान मोसाद का नेटवर्क पूरा स्मैश हो गया। ओह, मतलब आप कह रहे हैं कि जो मोसाद और सीआईए का, यानी अमेरिका इजराइल का जो खुफिया नेटवर्क था तेहरान में या ईरान के बाकी शहरों में, वो स्मैश हो गया है। वो स्मैश हो गया। और ये किसने रिवील किया? ये स्कॉट रिटर, जो पेंटागन के टॉप एनालिस्ट हैं, जो ऑथराइज्ड हैं, जो बोलते हैं उन्हीं की तरफ से, उन्होंने खुद कहा इस चीज को। और यहां तक उन्होंने कहा कि जो पिछली बार स्ट्राइक नहीं हुई, जो 13 से 16 जनवरी के बीच ट्रंप स्ट्राइक करने वाले थे, वो इसलिए भी क्योंकि स्टारलिंग जो पहुंच रहा था एलोन मस्क का, उसको ईरानी इंटेलिजेंस ने क्रैक कर लिया था। वहां पहुंचता था, वो डिब्बे के डिब्बे उठाते थे, बल्कि उन्होंने ऐसे ही कहा कि वो ऐसे आओ आओ और उठा लेते थे। ये हालत हो गई थी। और ओके। इसमें चाइनीज और रशियन इंटेलिजेंस की भी बड़ी भूमिका थी, ईरान की जो मदद मतलब की। आप कह रहे हैं कि इलॉन मस्क जो स्टारलिंक, जो उनका एक तरह का आप कह सकते हैं इंटरनेट का सैटेलाइट सिस्टम है, उसको जो वहां पर ईरान में वो चाहते थे इंस्टॉल करना, वो नहीं कर पाए, उसको नहीं कर कहीं ना पाए, और कहीं बिल्कुल ईरान ने या चाइना की मदद से उसको उसको भी खत्म किया। खत्म कर दिया। बिल्कुल वो पूरा, वो जो कोशिश थी, क्योंकि इनका अटैक का पूरा सिस्टम, ये जानते थे इंटरनेट ईरान बंद कर देगा, तो स्टारलिंग पे इनको भरोसा था। लेकिन स्टारलिंग भी क्रैक हो जाएगा, कि स्टारलिंग की जो पूरा, उसमें भी ईरान उसको पकड़ लेगा एक चाइनीज सिस्टम से, ये इनको उम्मीद नहीं थी। ओहो ओहो, ठीक है अमरीश जी, ठीक है, आपने कहा कि साहब स्टार लिंक एलन मस्क के खेल को जो है खोल दिया, उसको ध्वस्त कर दिया, बेनकाब किया। मोसाद जो है उसके पूरे नेटवर्क को ईरान में स्मैश कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप जो है, ट्रंप इसके बावजूद कह रहे हैं कि मैं ईरान को नक्शे से मिटा दूंगा। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि इस बार जो जंग होगी उसमें ईरान नहीं रहेगा, खामनाई नहीं रहेंगे, और फिर कह रहे हैं कि बातचीत हो। ये मैं जानना चाह रहा था कि कहीं मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा ये मानना है कि ट्रम्प दुविधा में है, थोड़ा सा डर है कहीं पर, जैसे कोई कसर रह रही है। देखिए, ये एक तो, इसको एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी आप कह सकते हैं, कि धमकी देना और बातचीत की बात भी करना, कंफ्यूज करना। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप को और ज्यादा इंटेलिजेंस इधर मिली है, और कुछ हद तक नेतन्याहू ने जो उनसे छुपाई थी, वो उनको मिली है, कि ईरान के पास शायद टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ओहो ओहो बिल्कुल। ओहो ओहो ओहो, बड़ी बात कह दी। आप कह रहे हैं कि असली चीज ये है कि ईरान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी हैं, इस तरह का शक है। भाई काजमी साहब, 40-45 बरस तो आपने जो है ईरान की रिपोर्टिंग और इसराइल की रिपोर्टिंग में काट दिए। आप कई मर्तबा वहाँ पर गए, वहाँ के मिलिट्री लीडरशिप से आप मिले, पत्रकारों से मिले,
खामनेई से आपकी मुलाकात हुई, जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं पेजेश्कियान, उसके साथ आप चाय पी रहे हैं और वहाँ पर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 40 बरस तो भाई मुझे लगता है बहुत से हमारे दोस्त, उनकी उम्र नहीं होगी 40 बरस। मुझे अब एक चीज़ बता दीजिए, आज ये रहस्य खोलिए कहीं ना कहीं, जो भी आप 40 साल आपने मेहनत करी, ये बताइए क्या वाकई जो अमरीश भाई ने कहा कि इजराइल को शक है, अमेरिका को शक है कि न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन ईरान के पास हैं, इस तरह का कोई इल्म आपको, इस तरह की कोई जानकारी इन 40 वर्षों में या 10 वर्षों में आपको मिली कि नहीं मिली? आपको शक है या आपको लगता है कि नहीं है न्यूक्लियर वेपन उनके पास? देखिए, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात पे अब और ज्यादा इस तरह से यकीन आने लगा है कि कल एक खबर चली जिसमें ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से एक बयान सामने आया और फारसी चैनल IRINN के नाम से उस पर एक खबर चली जिसमें यह कहा कि ईरान 48 घंटे के अंदर न्यूक्लियर इनेबल्ड वेपन बना सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि ये 48 घंटे से कम करके 24 घंटे भी किए जा सकते हैं। तो ये बात बहुत ही अहम है कि उनकी तैयारी ऐसी है कि उधर फतवा आया और इधर ये फौरन तैयार इनके पास हथियार होगा। इससे आगे आज मेरी तेहरान में बात हुई है एक जानकार से जो बहुत ही अंदर तक जानते हैं, आयतुल्लाह खामेनेई के दफ्तर में उनका रेगुलर जाना आना है। वो लोग जो बाहर मोबाइल रख करके जाना पड़ता है, जिस सीमा के अंदर मोबाइल बाहर रख के जाना पड़ता है, उस सीमा तक अंदर जाने वाला आदमी, उसने मुझे बताया कि ईरान के जिम्मेदार अब ये कह रहे हैं कि ये जो अब्राहम लिंकन और ये सब आने की बात है, ये तो हमारे लिए ऐसा है जैसे पानी का गिलास घूंट भर के पी लिया। वो समंदर में है और हम जमीन पर हमारे पैर टिके हैं, हम जब चाहेंगे उसे मार गिरा लेंगे। तो ये अब्राहम लिंकन से कोई डर हो तेहरान में या कहीं कोई परेशानी हो, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। तेहरान में तैयारी ऐसी है, खुर्रम शहर नाम की मिसाइल जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई है वो आएगी, और उसके अलावा भी बहुत से सरप्राइजेस की बात कर चुके हैं। डिफेंस मिनिस्टर हाथ काटने की बात कह चुके हैं। ट्रंप की तरफ से आया कि लीडर को बदलने का वक्त आ गया, दूसरी तरफ से जवाब आया कि हमलावर का हाथ काट लिया जाएगा। इस हाथ काट लिया जाएगा के जवाब में ही आज जो ताजा बयान आया है ट्रंप का कि अब कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, यहां तक आ गए ट्रंप। डर इधर है, उस तरफ नहीं है। ओके, ठीक है। एक तरफ घेराबंदी हो रही है F-15 फाइटर्स, USS अब्राहम लिंकन। दोस्तों, अब्राहम लिंकन मैंने कई बार आपको बताया भी है कि अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर सबसे खौफनाक वॉरशिप का नाम रखा गया है, और ये वॉरशिप जो है, ये जहाजी बेड़ा धीरे 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 हिंद महासागर होते हुए ईरान पहुंच रहा है। 25 जनवरी तक पहुंचेगा और उसके बाद एक बार फिर से हो सकता है ट्रंप कोई नई धमकी दे। क्या अमरीश भाई, आपको ऐसा लगता है कि ट्रंप तो 7 समंदर पार हैं, अमेरिका तो बहुत दूर है, अमेरिका के कुछ एयरबेस जरूर मिडिल ईस्ट में है ईरान के चारों तरफ, लेकिन इजराइल तो बगल में है, इजराइल तो ईरान के बगल में। तो क्या ऐसा है कि नेतन्याहू को लगता है, इजराइल के प्रधानमंत्री को लगता है कि ये अगर जंग आगे बढ़ी, ये जंग अगर 4 दिन 5 दिन से आगे बढ़ गई तो फिर इजराइल के लिए बहुत बड़ा एक खतरा होगा, और नेतन्याहू जंग नहीं चाहते अब? ये इस बात में सच्चाई है। उसकी वजह मैं बता रहा हूं कि इजराइल में पिछले 3-4 दिनों से एक एक्सरसाइज चल रही, अपने नागरिकों को वो बता रहे हैं कि बंकरों में लंबे समय तक कैसे रहा जा सकता है। ओके। बच्चों की, जी, मतलब कि अगर उनको ये डर है कि ईरान हमला करेगा, और ईरान जब हमला करेगा तो हमारी ट्रेनिंग है कि नहीं हमारे सिटीजन्स की, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इजराइल की नहीं है, 90 लाख 80 लाख 90 लाख इस तरह की है, तो वो हमारे लोग बंकर में रह सकते हैं कि नहीं कई दिनों तक। और ये कैसे बाहर हुई बात, ये एक ऑपोजिशन के लीडर है वहां, एविगोर लीबरमैन,
उन्होंने कहा कि ये हमारी अधूरी तैयारी है, अभी सारे नागरिकों तक ये तैयारी नहीं पहुंची। ये लेवल है डर का इजराइल में, और ये उनका ये पूरा खौफ दिखाता है कि किस तरीके से वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि अगर ऐसी नौबत आती है कि इजराइल का वजूद मिट रहा है तो अपने लोगों को हम कैसे बचाएं, क्या करें क्या नहीं करें, और उसमें भी अधूरी तैयारी, ये इजराइल के पॉलिटिशियंस का कहना है। एक और चीज मैं यहाँ पूछना चाह रहा था अमरीश जी कि इजराइल का जो डर है वो ये है कि ईरान की खामनाई के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, खुर्रम शहर जैसी मिसाइल, उसको रोकने की टेक्नोलॉजी जो है वो इजराइल के पास नहीं है, मोसाद के पास नहीं है। इस वजह से डर है, दहशत है। देखिए, अभी 12 दिन के युद्ध में क्या हुआ था जून 2025 में, 7 लेयर डिफेंस है इजराइल के पास। वो जॉर्डन से शुरू होता है, उसके बाद साइप्रस में भी एक वहां से एक उनकी डिफेंस की लेयर है, एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हैं। उसके बाद वो जॉर्डन के फिर वेस्ट बैंक में लगे हैं, फिर उसके बाद आके वो और नॉर्थ इजराइल में लगे हैं, साउथ इजराइल में लगे हैं। 7 लेयर्स ऑफ डिफेंस हैं, फिर भी ईरान की सेजल मिसाइल ने उन 7 लेयर्स ऑफ डिफेंस को तोड़ते हुए उनका सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट चार्ल्स वाइजमैन इंस्टीट्यूट, जिसमें आज तक वो लोग रोते हैं कि दशकों की रिसर्च हमारी खत्म हो गई, उड़ा दिया था। ये ईरान ने उड़ा दिया था। तो 7 लेयर ऑफ डिफेंस जब सेजल मिसाइल ईरान की उसने भेज दिया, तो फिर खुर्रम शहर तो के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं। खुर्रम शहर तो आराम से और बड़े बड़े निशाने लगा सकता है। खुर्रम शहर के कई मॉडल्स हैं, जिसमें खुर्रम शहर 1, 2, 3, 4, और ये मिसाइल्स बहुत दोस्तों लंबी रेंज तक जाती है। खुर्रम शहर 4 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, यानी अमेरिका की दूरी तय कर सकती है। 2,000-2,500 किलोमीटर रेंज की भी मिसाइल है। हाइपरसोनिक है, 15,000 से 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, यानी साउंड की जो ध्वनि है उसकी गति से, आवाज़ की जो रफ्तार है उससे 15 गुना ज़्यादा इसकी रफ्तार है, और इसको रोकने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये ईरान का कहना है और इजराइल भी ऐसा मानता है। भाई काज़मी साहब, ठीक है, आपने कहा कि ईरान की भी तैयारी है, उधर यूएस की भी तैयारी है, और बीच में इजराइल घबरा रहा है क्योंकि सैंडविच सिचुएशन है उसकी। मुझे ये बताइए, ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप साहब जो गेम खेल रहे हो? क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि जून 2025 में बातचीत चल रही थी यूएस की और ईरान की, और तब एक बयान आया था मिस्टर ट्रंप का कि हम बातचीत करके डिप्लोमेटिक टॉक्स की जरिए इस मसले को हल करने जा रहे हैं। और शायद ओमान के बाद वो बातचीत इटली में होनी थी, किसी शहर में होनी थी। इनके फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के थे वो भी जा रहे थे। तो हम लोगों को भी तब ये लगा, और आपको भी लगा, कि हाँ भाई अब ये जंग, इस तरह का कोई अटैक नहीं होगा क्योंकि बातचीत हो रही। लेकिन अचानक अटैक हो गया, इधर बातचीत और इधर अटैक। ट्रंप जब बातचीत की बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई खेल कर रहे हो, कि आज जो इन्होंने कहा कि नहीं हम बातचीत करने को तैयार हैं, क्या ट्रंप की बातों पर भरोसा किया जाए, इस आदमी की बातों पे भरोसा किया जाए, यकीन कर लिया जाए, इसको फेस वैल्यू पर लिया जाए ट्रंप को, या फिर ये फिर कोई गेम है? देखिए, ईरान में अब ट्रंप की बात, अव्वल तो दुनिया में कहीं भी अब ट्रंप की बात पर भरोसा कोई नहीं करता। 1 घंटे की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि अब ट्रंप क्या कर रहे हैं और कल आगे 1 घंटे बाद क्या करेंगे। तो उसी तरीके से ईरान में तैयारी है। ईरान के लीडर की तरफ से इंस्ट्रक्शन सीधे सीधे सरकार के सभी जो स्तंभ होते हैं, जो पिलर्स होते हैं, उनको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है। फौज को कहा गया कि अगर आपको 50% लगे कि जंग हो सकती है तो आपको 100% तैयार रहना है, हर वक्त तैयार रहना है, 100% तैयार रहना है। दूसरी तरफ यह देखिए, बहुत ही टैक्टिकल मूव है वहां भी। वो सरकार के बाकी हिस्सों से यह कह रहे हैं कि मुल्क का लंबे अरसे तक जंग होगी या नहीं होगी, इसके बीच में झूलते रहना अच्छा नहीं है। उससे बड़े फैसले सरकार के रुकते हैं, तरक्याती काम रुकते हैं, डेवलपमेंट का काम रुकता है। इसलिए जिनकी जिम्मेदारी मुल्क की तरक्की आगे करने की है, वो अपना काम मजबूती से नॉर्मल करते रहें। यह इंस्ट्रक्शन है बहुत साफ आयतुल्लाह खामेनी की तरफ से। तो ये ऐसी सूरत में ईरान बिल्कुल ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रहा है, कतई भरोसा नहीं कर रहा है। इस बार उनकी तैयारी बेहतरीन तैयारी है,
और ऐसी तैयारी है कि अब वो हाथ काटने की बात कर रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि हम मजबूती से जवाब देंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है किसी तरह से। अमरीश भाई, लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि ट्रम्प की ना में हाँ होती है, हाँ में ना होती है, और ये एक टैक्टिकल बयान था आज जो ट्रम्प ने बोला कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं? ये आपको लगता है कि बातचीत होने की अब गुंजाइश बिल्कुल नहीं रही, अब ये जंग है और जंग की तरफ ही दोनों मुल्क बढ़ रहे हैं? देखिए दीपक जी, धोखा दो बार नहीं दिया जाता है, बड़ा असंभव है। धोखा जो है वो एक बार होता है उसके, और इस लेवल पे खासतौर पे जब राष्ट्रों का सवाल है, जियोपॉलिटिक्स का सवाल, एक बार काम कर गया धोखा, वही चीज आप सोचेंगे दोबारा काम करे उसी तरीके से कैसे कर सकती है? ट्रंप ने ये बात सही है, ट्रंप अंतिम समय तक ये पूरा दम लगाएंगे कि ईरान पे हमला हो सके किसी भी तरीके से, लेकिन अब संभावना जो है वो दूर होती जा रही है क्योंकि वो तैयारी ईरान की देख के डर गए। ट्रंप के अंदर डर अगर किसी ने पैदा किया है दुनिया में, रशिया और चाइना ने भी उस तरह से नहीं, ईरान ने किया है कि ये लोग सीरियस। इसकी कुछ वजह होगी। इसकी वजह यह है कि इनकी जो एक तो टेक्नोलॉजी और तैयारी, हथियार, साजो सामान, वो तो चलिए यूएसएसआर के पास भी था, लेकिन इनकी विचारधारा, ये जो मिश्रण होता है तीन चीजों का, बल्कि आइडियोलॉजी और टेक्नोलॉजी का, आइडियोलॉजी, टेक्नोलॉजी और विल पावर, ओके, ये जो तीन चीजें होती हैं, ये ट्रंप को समझ में आ गया है, उसको लोगों ने बताया है, और वो देख भी सकता है। खुद राजनीतिक आदमी जितना भी वो ड्रामा कर ले, असलियत तो वो भी समझता है। तो वो इस चीज को समझ चुका है कि ये लोग जो कहते हैं वो करते, जो इन लोगों ने कहा, और ऐसा नहीं है गीदड़ भपकी, वो सद्दाम वाली बात नहीं है कि हम यहां से मारेंगे मिसाइल और वो हो जाएगा, वो आपको याद होगा, या इवन गद्दाफी वगैरह जहां कमजोर पड़ गए थे, बहुत सारे मदूरो भी कमजोर पड़ गए थे, उन्होंने भी कुछ बड़ी चढ़ी बातें कह दी थी जिसके वो केपेबल नहीं थे। लेकिन यहाँ लोग सीरियस, यहाँ ग्राउंड रियलिटी यही है जो कही जा रही, यहाँ कोई डींगे नहीं हटता है। काज़मी साहब, आप तो खामनाई से मिले हैं, ये कह रहे हैं कि भाई मुअम्मर गद्दाफी या फिर सद्दाम हुसैन या फिर मुदोरो, इस तरह की शख्सियत खामनाई की नहीं है। खामनाई जो कहते हैं तो फिर वो चीज़ होती है। अगर उन्होंने कहा कि ये मिसाइल जो है ये इतने स्पीड से जाती है तो उतने स्पीड से जाती है। अगर उनका इशारा है कि हाँ भाई हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, हम सिर्फ बिजली ही नहीं बनाते, हम न्यूक्लियर से और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, तो क्या खामनाई एक वज़ादारी के आदमी हैं? और आपको लगता है कि अगर खामनाई कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे तो इन बातों में दम है? देखिए, हमला, जवाबी हमला करेंगे, हमला शुरुआती हमला नहीं करेंगे जिसे प्रीएम्प्टिव कहा जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से हमला हो गया तो इस बार बिल्कुल आर पार की जंग होने की तैयारी है, और उस तैयारी में इजराइल को अपने वजूद का खतरा बहुत सीरियस है, जिसकी वजह से अब से पहले कभी सोचा जा सकता था कि इजराइल मना करे ईरान पर हमला मत करो, सऊदी अरब मना करे कि ईरान पर हमला ना करो। जब दुश्मन ही हमले को मना करने लगे तो वो कितना कमजोर हो चुका होगा, ये समझना, मैं समझता हूं, बहुत आसान हो जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां तैयारी इतनी मजबूत है, और जिस तरह से वहां के फौजी बाकायदा कमांडर्स ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी डींगे मारें और हम बहुत कुछ कर देंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। जवाबी जो हमले हम पर होंगे उनके लिए तैयार मजबूती से रहना चाहिए, और उसकी तैयारी उन्होंने इस बार काफी मजबूती से की है। वो पॉसिबिलिटीज, सिनेरियोज पर गौर करके उसके बाद ये बयान सामने आ रहे हैं और हाथ काटने की बात कही जा रही है। अमरीश भाई, लास्ट क्वेश्चन, मैं बहुत छोटा सा एक आपसे जवाब चाहता हूँ। क्या ईरान को अगर हम उसकी मिलिट्री पावर या मिसाइल पावर लें तो आज की तारीख में जो दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं जैसे अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, इस तरह की ताकत ईरान की भी है, और ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कंट्री है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि मिडिल ईस्ट में ईरान सबसे पावरफुल इस समय उसकी मिलिट्री ताकत है। इसमें कोई
इंटरनेशनल असेसमेंट मतलब भी टर्की पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, आप ये कहना चाह रहे देखिए, हैं? पाकिस्तान के पास एक घोषित न्यूक्लियर वेपन है, केवल उसके एक वही अलावा चीज। यहां पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की संभावना है, और जो संभावना एक्चुअली, क्योंकि इजराइल ने भी डिक्लेयर नहीं किया है, तो ईरान भी क्यों डिक्लेयर करे? तो वो पूरा एक मामला एक ऐसा है कि जो यहां पर पाकिस्तान से भी बड़ा बना देता है ईरान को। दूसरा, कन्वेंशनल वॉरफेयर में अगर न्यूक्लियर एक समय हम हटा भी दें कुछ समय के लिए, तो कन्वेंशनल वॉरफेयर में मिसाइल टेक्नोलॉजी जैसी तो किसी के पास है ही नहीं। इसका मुकाबला तो चाइना के पास थोड़ा बहुत है, रशिया के पास है, पाकिस्तान तो खैर छोड़ ही दीजिए, टर्की के पास भी नहीं है। जी काज़मी और साहब, आप कुछ कह रहे थे, मिसाइल जी, पावर रशिया और चाइना से भी ज्यादा है ईरान की। ईरान की ताकत इनमें सबसे ज्यादा है। इतने लेयर्स जिनका जिक्र किया, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, इतने लेयर्स है डिफेंस सिस्टम के, उन्होंने अब से पहले भी भेजे हैं। और जो खास बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो मिश्रा जी ने कहा है, जिसके बारे में आप सवाल कर रहे हैं कि तुर्की और पाकिस्तान से भी ज्यादा, तुर्की और पाकिस्तान हो सकता है उनके पास कोई फौजी ताकत हो, लेकिन वो इंडिपेंडेंट फैसला नहीं लेते। इंडिपेंडेंट फैसला लेना भी एक ताकत होती है। ईरान अपना फैसला खुद करता है, उसकी ये भी एक बड़ी ताकत है। ईरान एक बड़ी ताकत है, एक इमर्जिंग मिलिट्री पावर है, उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी रशिया और चाइना के ऑन पार है, मतलब उस जैसी है। और जिस तरह की जो खुर्रम शहर 4 मिसाइल है, उसका मुकाबला इजराइल फिलहाल नहीं कर सकता, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। और जो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा कि ट्रम्प इसलिए दुविधा में है क्योंकि असेस नहीं कर पा रहे। जंग लड़ना तो चाहते हैं, वजूद ख़त्म करना चाहते हैं ईरान का, लेकिन उसको लगता है कि ईरान का वजूद ख़त्म करते खुद अपने मित्र इजराइल का वजूद ना ख़त्म हो जाए, ये उनको डर है। मिडिल ईस्ट से उनके एयर बेस ख़त्म ना हो जाए। जो मिडिल ईस्ट में आज की तारीख में शेखों के साथ, बादशाहों के साथ जो दोस्ती है, वो कहीं ना टूट जाए। और जो एक तरह से जो स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट है मिडिल ईस्ट में अमेरिका के, वो मिट ना जाए, इस तरह की दुविधा है। लेकिन मैं एक बार फिर दोस्तों कहूँगा कि ट्रम्प का ये कहना एक दिन पहले कि हम नक्शे से उड़ा देंगे ईरान को, और एक दिन बाद ये कहना 24 घंटे बाद कि हम बातचीत के लिए खुले, इस पर यकीन मुझे नहीं है, ना ही हमारे एक्सपर्ट्स को, और आपको भी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबल है। पिछली बार बातचीत की ही बात कही थी और मिसाइल अटैक, B-2 बॉम्बर से अटैक कर दिया था ईरान पर। तो अगर ट्रम्प ना कह रहे हैं तो उसको हाँ ही समझा जाए। अमरीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए। काज़मी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला। लगातार आप ईरान के टच में, सबसे बात कर रहे हैं। और अमरीश भाई, आप तो ईरान से लौटे जिस वक्त वो रॉयट्स चल रहे थे, वहाँ पर हिंसा हो रही थी, आप उस वक्त तेहरान में थे। सारा अपडेट आपके पास है, इजराइल का भी है, अमेरिका का भी है। मुझे लगता है कि कम से कम 25 जनवरी तक हमें सिलसिला दोस्तों रखेंगे, हम बातचीत का जारी रखेंगे। 25 के बाद क्या फैसला लेते हैं मिस्टर ट्रम्प, तब हम एक सुपर एपिसोड ज़रूर इस पर करेंगे। 25 तारीख दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 25 तारीख को सबसे खतरनाक जहाज़ी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन, वो ईरान के पास पोजीशन हो रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर। और जो कई बेस हैं चारों तरफ, चाहे वो साइप्रस हो या जॉर्डन हो या बाकी बेस हो, वहाँ पर भी अमेरिकन फाइटर प्लेन्स का जमावड़ा बन रहा है। तो 25 के तारीख के बाद ट्रम्प, ऐसा अमेरिका की मीडिया कह रही है कि वो अपने हायर ऑफिशियल्स के साथ एक असेसमेंट करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। तब तक हम इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। शुक्रिया अमरीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम सर।